हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर सेशन अपने टुडे मोटिवेशन के साथ। टुडे मोटिवेशन: यू कैन बी एवरीथिंग, यू कैन बी द इन्फिनाइट अमाउंट ऑफ थिंग्स दैट पीपल आर। तो आप लाइफ में सब कुछ हो सकते हैं, ठीक है, और आपके पास इनफिनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ठीक है। तो अगर कोई लोग है, ठीक है, अगर उन्होंने कुछ किया है अपनी लाइफ में तो वो आप भी कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आपके पास बहुत पोटेंशियल है कुछ भी करने का, ठीक है। बस आपको उसके लिए सही डायरेक्शन चाहिए, ठीक है, और सही डायरेक्शन में आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है, और वो चीज़ आप भी अचीव कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप एक करियर में है तो आप भी इसी में रहेंगे। आपने देखा है ना, लोग कितनी कितनी ओल्ड एज में भी जाके अपना करियर स्विच करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप अपना करियर या फिर मतलब एक लाइन में चले गए तो आप नहीं चेंज कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर कोई एक पर्सन भी अगर वो काम कर रहा है ना, ठीक है, तो वो आप भी कर सकते हैं, ठीक है। बस आपको क्या चाहिए? सही डायरेक्शन, ठीक है, गाइडेंस, ठीक है, और उसके लिए आपकी डेडिकेशन उस काम के लिए, ठीक है, और आप भी अचीव कर लेंगे जो अगर कोई और कर रहा है तो, ठीक है गाइस, इतनी सी चीज़ है। तो अपना इंटरेस्ट फिगर आउट कीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं और उस फील्ड में आप अपना हार्डवर्क कीजिए, ठीक है, क्योंकि आपके पास काफ़ी एनर्जी है, इन्फिनाइट एनर्जी होती है हमारे पास, ठीक है, कुछ भी अचीव करने के लिए, ठीक है गाइस। ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको बताना है कि रूरल हाउस होल्ड्स में कित मतलब इंडिया में जो रूरल हाउस होल्ड्स हैं, ठीक है, उनमें जो कितना मतलब क्लीन ड्रिंकिंग वाटर कितने मतलब उनके टैप के थ्रू कितने परसेंटेज जो रूरल इंडिया है उसे क्लीन ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल है। तो इसकी बात करें तो 60% रूरल इंडिया को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल है थ्रू टैप्स, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने हाल ही में बताया था, ठीक है। जल शक्ति मिनिस्ट्री सेड दैट मोर देन 1,55,000 विलेजेस इन द कंट्री हैव सो फार रिपोर्टेड हर घर जल, ठीक है। इस स्कीम के अंडर टैप लग चुके हैं और लोगों को साफ पीने का पानी मिल रहा है, ठीक है। बेसिक कम्युनिटी है, होनी चाहिए, ठीक है। मिनिस्ट्री साइड दैट जल जीवन मिशन वॉज अनाउंस बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो 15 अगस्त 2019 को प्राइम मिनिस्टर जी ने ये जल जीवन मिशन अनाउंस किया था, ठीक है। और इनका एम है कि एश्योर करेंगे वाटर सप्लाई हर घर को, कब तक? बाई 2024। तो अभी है मतलब ये 2023 की अभी स्टार्टिंग या 2024, तो अभी 60% है, तो हो जाएगा डेफिनेटली, है ना। एट द टाइम ऑफ द लॉन्च ऑफ द मिशन, जब मिशन लॉन्च हुआ था, सिर्फ 19 करोड़ रूरल हाउस होल्ड थे, ठीक है, जिनके पास मतलब कि 19 करोड़ हाउस होल्ड में से सिर्फ 3 करोड़ हाउस होल्ड्स के पास टैप वाटर था। लेकिन अब चीज़ें बदल गई। अब 11 करोड़ 66 लाख रूरल हाउस होल्ड्स के बाद 19 करोड़ में से साफ पीने का पानी है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं थोड़ा ही गैप बचा है, ये भी पूरा हो जाएगा। और 5 स्टेट हैं: गुजरात, तेलंगाना, गोवा, हरियाणा, पंजाब, ठीक है, और 3 यूनियन टेरिटरी: अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, दमन एंड दीव एंड दादर नगर हवेली एंड पुडुचेरी। इनमें 100% कवरेज है, यहाँ पे सबके घर पे टैप है, ठीक है, इतनी चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन: इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्ड इन विच प्लेस? तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर हुई आपकी न्यू दिल्ली में, ठीक है। जो पीएमओ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं डॉक्टर पीके मिश्रा, उन्होंने एड्रेस किया था इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को, ठीक है। आपको बताना है कि जो कौन सी आईआईटी है वो होस्ट कर रही है यूथ 20 कंसल्टेशन अंडर द G20 प्रेसिडेंसी ऑफ इंडिया। तो यूथ 20 जो आपका हो रहा है, ठीक है, वो करा रहा है आपका आईआईटी कानपुर, ठीक है। ये आईआईटी कानपुर में हो रहा है, ठीक है, और 5 अप्रैल से ये स्टार्ट हो गया था, ठीक है। और 1,200 यूथ डेलीगेट्स फ्रॉम अक्रॉस इंडिया एंड अब्रॉड विल अटेंड दी टुडे मीटिंग। और जो Y20 कंसल्टेशन है अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट इज़ अ पैन इंडिया एक्टिविटी इन द रन अप टू द फाइनल U20 समिट, ठीक है। तो अभी मतलब ये तो U20 कंसल्टेशन है, लेकिन U20 जो फाइनल समिट होगी वो वाराणसी उत्तर प्रदेश में होने वाली है, ठीक है। गाइस, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको बताना है कि कौन सी कंट्री ने नाटो को ज्वाइन कर लिया है और अब नाटो का वो 31st मेंबर कंट्री बन चुका है, ठीक है। आपने न्यूज़ में ज़रूर देखा होगा, ठीक है, अगर आप फॉलो करते हैं तो। तो आपको बताना है वो कौन सा मेंबर कंट्री है। चलिए मैं ही बता देता हूँ, ठीक है, वो है आपका फिनलैंड, ठीक है।
तो फिनलैंड ने फाइनली ज्वाइन कर लिया है नाटो को, ठीक है। और अब रशिया के लिए बहुत बड़ा मतलब एक खतरा हो चुका है, क्योंकि रशिया के साथ मतलब उनकी फिनलैंड की बॉर्डर लगती है, ठीक है। अब स्वीडन भी कह रहा है कि शायद वो भी ज्वाइन कर लेते। तो देखिए रशिया ने कितना बड़ा अपना लॉस करवा लिया, ठीक है। वो गए तो थे कि यूक्रेन उनके साथ मतलब यूक्रेन नाटो ना ज्वाइन कर ले, लेकिन अब फिनलैंड ने ज्वाइन कर लिया, और फिनलैंड से मॉस्को मतलब बहुत पास ही है, ठीक है। फिर भी यूक्रेन की तो बॉर्डर फिर भी मतलब थोड़ी दूरी थी, ठीक है। लेकिन फिनलैंड की तो आपको पता है कि फिनलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर थी वो सना मारिन थी, ठीक है। लेकिन अब वहाँ पे कोई और पावर में आ चुका है, ठीक है। अब उन्होंने उन्हें मिनिस्टर की पोस्ट से हटा दिया सना मारिन को, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि मतलब फिनलैंड ने फाइनली ज्वाइन कर लिया नाटो को। रशिया ने पहले बहुत सारी मतलब उनके धमकी वगैरह दी थी कि अगर आपने ज्वाइन किया तो हम आपको ज्वाइन नहीं करने देंगे, ऐसा वैसा। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि जो यूएसए की एक्सपेंशन पॉलिसी चल रही है लगातार, मतलब ये हमें आप देख सकते हैं कि यूएसए लगातार कवर करने की कोशिश कर रहा है रशिया को, ठीक है। और इस एक्सपेंशन पॉलिसी से यूएसए की मतलब वॉर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हाल ही में जो यूएसए के प्रेसिडेंट रह चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। उन्होंने बताया था कि दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ रही है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं फिनलैंड ने भी ज्वाइन कर लिया नाटो को और 31st मेंबर बन चुका है इस मिलिट्री अलाइंस का, ठीक है। और Finland membership become the official when its foreign minister handed over document completing the accession process to US Secretary of State एंटनी एंटोनी ब्लिंकन एट ब्रुजेल, ठीक है। तो नाटो के हेडक्वार्टर हैं ब्रुजेल्स में, ठीक है। नाटो की फुल फॉर्म क्या है? नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक मिलिट्री अलाइंस है। ये इस्टेब्लिश कब हुआ था गाइस? तो ये नाटो आपका इस्टेब्लिश हुआ था अप्रैल 1949 में। किसने किया रहा था? बाय यूनाइटेड स्टेट, कनाडा और बहुत सारी वेस्टर्न यूरोपियन नेशन थी प्रोवाइड कलेक्टिव सिक्योरिटी अगेंस्ट सोवियत। तो उस टाइम सोवियत यूनियन चलता था, ठीक है। यूएसएसआर भी कहते थे उसे। तो उस टाइम इनका नाटो था और वहाँ पे वार्सा एक्ट, ठीक है। तो उनका वो मिलिट्री अलाइंस था, दोनों का मिलिट्री अलाइंस है। तो वहाँ पे जो नाटो का था कि अगर हमारे किसी भी 30 मेंबर में से किसी भी एक कंट्री पे हमला होता है तो वो हम समझेंगे कि हम सब पे हमला है, और हम सब फिर कोलेक्टिवली उनका आर्टिकल 5 एक्टिवेट हो जाएगा और फिर वो कोलेक्टिवली हमला करेंगे उस पर, ठीक है। तो ये चीज़ है नाटो की, ठीक है। पर अब 31 मेंबर हो चुके हैं, ठीक है। ओरिजिनली मेंबर्स की बात करें तो जब स्टार्ट हुआ था तो बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम, यूएस, ये इसके स्टार्टिंग के ओरिजिनल मेंबर से फिर बाद में ज्वाइन होते गए ओरिजिनली। और ओरिजिनली सिग्नेटरीज की बात करें तो ग्रीस, टर्की, वेस्ट जर्मनी, स्पेन, चेक रिपब्लिक, हंगरी, पोलैंड, ठीक है, बल्गेरिया, इस्तोनिया, लतीविया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, अल्बानिया एंड क्रोशिया, ठीक है। और मोंटेग्रो, ठीक है। और नॉर्थ मैसेडोनिया, ठीक है। तो इन सब ने धीरे धीरे ये सिग्नेटरीज कंट्रीज थी, ठीक है। फ्रांस ने आपको पता है जो फ्रांस है उसने नाटो से विड्रॉ कर लिया था 1966 में, लेकिन 2009 में उन्होंने फिर से ज्वाइन कर लिया, ठीक है। और रिसेंटली अब फिनलैंड ने तो ज्वाइन कर लिया और स्वीडन भी इंटरेस्ट दिखा रहा है। तो मैं थोड़े टाइम में न्यूज़ पढ़ा हूँ कि स्वीडन ने भी ज्वाइन कर लिया एज ए 32 मेंबर, है ना। हेडक्वार्टर वो आपको वही मैं बता ही दिया मैंने, ब्रुसेल बेल्जियम में है, ठीक है। हेडक्वार्टर, इतनी बात ध्यान रखनी है। और हेडक्वार्टर ऑफ एलाइड कमांड ऑपरेशंस क्या है? मॉन्स बेल्जियम में ही है वो भी, ठीक है। मिलिट्री ऑब्जेक्टिव की बात करें तो नाटो कमिटेड है, ठीक है। नाटो कहता है कि हम पीसफुल रेजुलेशन लाएंगे, ठीक है। कोई भी डिस्प्यूट है तो हम उस पीसफुली सॉल्व करेंगे, और डिप्लोमेटिक एफर्ट्स अगर हमारे फेल हो जाते हैं, ठीक है, तो हम मिलिट्री पावर का यूज़ करेंगे ऐसे मौके पे, ठीक है। देखिए अगर नाटो का सबसे कोई डेंजरस चीज़ है वो तो है इनका आर्टिकल 5, ठीक है। इससे डेंजरस कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर एक बार गलती से इनका आर्टिकल 5 एक्टिवेट हो जाता है तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। दे आर कैरिड आउट अंडर द कोलेक्टिव डिफेंस क्लोज ऑफ नाटो फाउंडिंग ट्रीटी, ठीक है, आर्टिकल 5 ऑफ द वॉशिंगटन ट्रीटी और द यूनाइटेड नेशन मैंडेट अलोन और इन कोऑपरेशन विद अदर कंट्री एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो नाटो का अभी तक मतलब जो आर्टिकल 5 है वो एक ही बार हुआ था, ठीक है। नाटो हैज़ ओनली वंस इन्वोक्ड आर्टिकल 5। पता है कब हुआ था? जब सितंबर 12 2021 को, जिसे हम 9/11 का अटैक करते हैं, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर यूएसए पे अटैक कर दिया था। तो अब इन्होंने अपना आर्टिकल 5 एक्टिवेट कर दिया था सबने, ठीक है। तो ये गाइस कुछ नाटो का ऐसा साइन है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे।
आई होप आपको पूरा समझ आया गया होगा नाटो के बारे में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बताना है गाइस कि कौन सी कंट्री ने अनाउंस कर दिया है कि वो यूनाइटेड स्टेट्स के मिलिट्री फोर्सेस को अलाउड करती है 4 एडिशनल बेसिस, ठीक है, इन दी साउथ ईस्ट एशियन नेशन में, ठीक है। तो यूएसए बहुत फैल रहा है आजकल है, तो मतलब कि यूनाइटेड स्टेट मिलिट्री फोर्सेस, तो ये 4 एडिशनल बेसिस, तो ये आपका अलाउ किया है फिलीपींस ने, ठीक है। इनके साथ पहले ही मतलब बेसिस हैं, लेकिन इन्होंने 4 एडिशनल बेसिस लोकेशन मतलब और अलाउ कर दिए हैं, और चाइना इस चीज़ के लिए अपोज कर रहा था, ठीक है, कि चाइना कह रहा था ये चीज़ मतलब रॉन्ग है, ठीक है। फिलीपींस हैज अनाउंस द यूनाइटेड स्टेट मिलिट्री फोर्सेस कुड असेस 4 एडिशनल बेसिस लोकेशन इन द साउथ ईस्ट एशियन नेशन डिस्पाइट ओपोजिशन फ्रॉम चाइना, ठीक है। मीन वाइल यूएस फोर्सेज ऑलरेडी हैज़ असेस, यूएस के पास 5 मिलिट्री बेस पहले से अंडर 2014 में इनका डिफेंस कोऑपरेशन मैनेजमेंट हुआ था, तो उसके अंडर, ठीक है। फिलीपींस के डिफेंस चीफ कौन है? कार्टिलो गलवेज, ठीक है। उनका कहना है कि स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर मीडिया रिपोर्ट की भी देखें तो 3 ऑफ साइट्स आर इन दी नॉर्दर्न फिलिप, जो 4 में से 3 साइट तो नॉर्दर्न फिलीपींस में है, ठीक है, इंक्लूडिंग इनका नेवल बेस जो कि है आपका कागेन सैंता नाम है, ठीक है, और अबाउट 400 किलोमीटर फ्रॉम ताइवान। और दूसरे इनके एयरबेस की बात करें तो वो है बालबैक आइसलैंड में, ठीक है, ऑफ द साउदर्न टिप ऑफ पालवन आइसलैंड नियर साउथ चाइना सी, ठीक है। तो काफ़ी स्ट्रैटेजिक जगहों में इन्होंने लोकेशन प्रोवाइड करा दिया यूएसए को, ठीक है। द डिसीजन ऑफ एक्सपेंड द यूएस एस अंडर द एनहेंस डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट वाज मेड इन फेब, तो फेब में ये एग्रीमेंट हो गया था, ठीक है। तो अब ध्यान रखिएगा कि फिलीपींस ने यूएसए को अलाउ कर दिया है 4 एडिशनल बेस मिलिट्री बेसिस के लिए, ठीक है। आप देख सकते हैं फिलीपींस कैपिटल है मनीला, और आप देखिए स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, साउथ चाइना के पास देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको बताना है कि वाराणसी के कौन से प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है, ठीक है। तो आपने गाना सबने सुना ही होगा, बनारस वाले पान, ठीक है। तो बनारस वाला पान और बनारसी लंगड़ा मैंगो, ठीक है, इन दोनों को जीआई टैग मिल चुका है, ठीक है। तो जीआई जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री हैज़ ग्रांटेड द जीआई टैग टू द वर्ल्ड फेमस बनारसी पान एंड बनारसी लंगड़ा मैंगो, इन दोनों को जीआई टैग मिल चुका है, ठीक है। और इज़ गिवन टू दो, ये उन प्रोडक्ट को दिया जाता है कि मतलब वो पर्टिकुलर जोग्राफिकल जो आइडेंटिटी होती है ऑफ दैट रीजन, कि मतलब हाँ ये इस रीजन को बिलोंग करते हैं, और ये और कहीं भी नहीं ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो इस पर्टिकुलर जोग्राफी इस लोकेशन पे होते हैं, ठीक है। तो एन एक्सपर्ट पद्मश्री डॉक्टर रजनीकांत टोल दैट विद द कोऑपरेशन, उन्होंने कोऑपरेशन विद यूपी गवर्नमेंट एंड नबार्ड यूपी 11 रीजनल प्रोडक्ट है स्टेट्स के जिन्हें जीआई टैग मिला है, ठीक है। उनमें से 2 ये हैं बनारस के बनारसी पान और बनारसी लंगड़ा मैंगो, ठीक है। इट इज़ अ टैग गिवन टू लोकली मेड और प्रोड्यूस प्रोडक्ट दैट हैव अ स्पेसिफिक जोग्राफिकल ओरिजिन, ठीक है। ऑल्सो इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन, ये 2003 में इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। जीआई टैग्स की बात हो रही है, जीआई टैग 2003 में इंट्रोड्यूस हुआ था, और जो सबसे पहला प्रोडक्ट था जिसे जीआई टैग मिला था वो थी दार्जिलिंग टी, ठीक है, उसे सबसे पहला जीआई टैग मिला था, ठीक है। तो इतनी सी बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, देख सकते हैं ये आप। आपको बताना है कौन सी कंट्री ने लॉन्च कर दिया गोल्डन लाइसेंस टू अट्रैक्ट लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये आपका किया है आपका बहरीन ने, ताकि वहाँ पे लार्ज इन्वेस्टमेंट आ सके, इसलिए गोल्डन उन्होंने गोल्डन लाइसेंस अलाउ कर दिया, ठीक है। बहरीन हैज़ टेक अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड दी इंसेंटिवाइजिंग इन्वेस्टमेंट एंड जॉब क्रिएशन। अगर बाहरली कंट्री से दूसरी कंट्री से अगर इन्वेस्टमेंट आती है, ठीक है, तभी कोई कंट्री में इंडस्ट्रीज डेवलप हो सकती है, ठीक है, और वहाँ पे जॉब क्रिएट होती है, ठीक है। तो बाहर से इन्वेस्टमेंट भी ज़रूरी है, बस वो चाइना की ना हो, ठीक है। हैज़ एंड जॉब क्रिएशन बाय द लॉन्चिंग द न्यू इनिशिएटिव द गोल्डन लाइसेंस, ठीक है। गोल्डन लाइसेंस इज डिजाइन टू प्रोवाइड स्ट्रीमलाइन सर्विसेज एंड बेनिफिट टू लोकल एंड फॉरेन बिजनेसेस विद लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट इन बहरीन, ठीक है। कंपनी विद सिग्निफिकेंट स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स एंड इन्वेस्टमेंट एक्सीडिंग यूएस 50 मिलियन और दोज क्रिएटिंग मोर देन 500 जॉब्स इन बहरीन विल बी एलिजिबल फॉर द लाइसेंस। ऐसा नहीं सब अलाउ हो जाएंगे, लेकिन जिनकी इन्वेस्टमेंट जो 50 मिलियन यूएस डॉलर से ज़्यादा की जिनकी इन्वेस्टमेंट हो, ठीक है, और जो 500 जॉब्स तक 500 ज़्यादा जॉब क्रिएट कर सकें, तो वो एलिजिबल होंगे इस चीज़ के लिए, ठीक है, गोल्डन लाइसेंस के लिए। तो पूछ सकते हैं कि गोल्डन लाइसेंस कौन से कंट्री की स्कीम है जो हाल ही में लॉन्च हुई है, तो वो आपकी बहरीन की हुई है, बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। द इनिशिएटिव जो इंट्रोड्यूस किया गया है ये बहरीन के कैबिनेट और चेयर्ड बाई प्रिंस सलमान बिन हमद अल
खलीफा इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। ये वहाँ के क्राउन प्रिंस भी और प्राइम मिनिस्टर भी है, ठीक है। ताकि इसका और इस स्कीम का यही एम है कि लोकल और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट से क्या किया जाए, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो उनकी कंट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल मैरीटाइम डे 2023 कब ऑब्जर्व किया गया है? तो ये आपका नेशनल मैरीटाइम डे 2023 5 अप्रैल को ऑब्जर्व किया गया है, ठीक है। इन इंडिया द नेशनल मैरीटाइम वीक बिगिन, और जो नेशनल मैरीटाइम वीक है वो तो मार्च 30 से ही चल रहा था और 5 अप्रैल तक चल रहा था वो। तो नेशनल मैरीटाइम डे 5 अप्रैल को ऑब्जर्व किया गया है। और इस बार ये 60th एनिवर्सरी थी, ठीक है, ऑफ द इवेंट विच एम टू रिकॉग्नाइज इंडिया सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द मैरीटाइम इंडस्ट्री एंड हिस्ट्री एज अ फॉरेन नेशन। अ, ये जो मैरी टाइम की बात करते हैं हम, ये इंडिया के कल्चर में बहुत, मतलब पुराने से इंडिया की हिस्ट्री में जो हमारे ऋग्वेदास हैं, ठीक है गाइस, उनमें भी मेंशन किया गया हुआ है इंडियन शिप एंड द कंट्री ट्रेड विद वेस्टर्न एशिया, उसकी बात हुई है। फिर उसके बाद अगर हम बाद में अगर थोड़े और टाइम पीरियड में आगे जाते हैं तो हम देख सकते हैं कि गांगरीट एम्पायर, चोला डायनेस्टी और मोरन एम्पायर जो था, ये जितने भी वर ऑल, ये भी इनके पास भी पावरफुल मैरीटाइम सिविलाइजेशन था एंशिएंट इंडिया की बात करें तो, ठीक है। अगर मॉडर्न टाइम की भी बात कर लेते हैं तो जो नेशनल मैरीटाइम डे था इन इंडिया, ये शुरू हुआ था आपका पहले जो वो जो पहला मतलब समुद्र में शिप गई थी ऑफ द फर्स्ट इंडियन स्टीम शिप, पहले इंडियन स्टीम शिप के साथ शुरू हुआ था, ठीक है। और जो ये पहली स्टीम शिप थी इसका नाम क्या था? SS लोयल्टी, ठीक है। ऑफ दी, किसने डिज़ाइन करी थी? ये सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड थी, ठीक है। इन्होंने 1919 में मुंबई से लेके लंदन तक ये पहले वॉयज हुआ था इंडिया का, ठीक है। तो फर्स्ट इंडियन स्टीम शिप का नाम था SS लोयल्टी, ठीक है। और 1919 में, ठीक है, जो ये कंपनी थी सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड, इन्होंने ये लॉन्च करी थी, ठीक है। और इसके अलावा हम बात करें 1900, और जो सिंधिया डायनेस्टी थी ऑफ ग्वालियर ओन, है ना, जो सिंधिया डायनेस्टी थी ग्वालियर की, वो ओन करते थे इस कंपनी को, ठीक है, विच एज, जो कि सेकंड ओल्डेस्ट शिपिंग कंपनी है इंडिया की, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम इंडिपेंडेंस के बाद देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज आती है, और स्टार्टेड दिस डे इन 1964 टू कमेमोरेट द सेलिंग ऑफ इंडिया फर्स्ट कॉमर्शियल वेसल SS लोयल्टी। तो इंडिया का पहला कॉमर्शियल वेसल था SS लोयल्टी, जो मुंबई से लंदन गया था, ठीक है। और वो गया था 1919 में, ठीक है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि SS लोयल्टी जो जो शिप थी, ठीक है, पहली कॉमर्शियल शिप वेसल, ठीक है, वो कौन सी कंपनी ने बनाई थी? सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड ने बनाई थी 1919 में। और पहला जो इंडिया की तरफ से गया था वो गया था मुंबई से लंदन, ठीक है। और ये इस कंपनी के ओनर कौन थे? तो सिंधिया डायनेस्टी जो कि ग्वालियर की है, वो इसकी ओनर थी, ठीक है। इतनी सी बातें गाइस आपको ध्यान रखनी है। और इंडियन मैरीटाइम हिस्ट्री इंक्लूड मैनी नोटेबल अचीवमेंट सच एज डिस्कवरी ऑफ ड्राई डॉक इन लोथल गुजरात, ठीक है, और डेटिंग बैक ऑफ 2400 BC विच इज़ बिलीव टू द ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड। तो काफ़ी सबूत भी मिलते हैं इंडियन मैरीटाइम के बारे में, ठीक है। और आपको पता है कि मराठा लेड बाई छत्रपति शिवाजी ऑल्सो बिकम फॉर मिडेवल मैरीटाइम फोर्स रेजिस्टिंग ब्रिटिश एंड पुर्तगाली रूल फॉर ओवर 40 ईयर। तो आपको पता है छत्रपति शिवाजी ने भी नेवी का नेवी का बनाया था, है ना, नेवी। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। हम बाकी डे भी डिस्कस कर लेते हैं। 1 अप्रैल को हमने मनाया ओडिशा फाउंडेशन डे, 2 अप्रैल को हमने मनाया वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, और 4 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस, और अभी 5 को नेशनल मैरीटाइम डे, ठीक है। और इस बार की 2023 की थीम थी अमृतकाल इन शिपिंग, ठीक है। इतनी ये इस बार की थीम है, अमृतकाल इन शिपिंग। तो मैंने आपको पूरा बता दिया नेशनल मैरीटाइम डे के बारे में, हिस्ट्री से लेके अभी तक। तो चलिए अब हम भी बढ़ते हैं आगे। आपको बताना है ये गाइस, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि वो कौन सी स्पेस का स्टार्टअप है जिसने सक्सेसफुली टेस्ट करा है 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन। 3D प्रिंटेड, ठीक है। 3D प्रिंटेड का मतलब है कि प्रिंटर्स होते हैं कुछ, वो जो मतलब जो चीज़ एक्चुअल जैसे होती है ना वैसे ही प्रिंट कर देते हैं, सेम टू सेम, ठीक है, 3 डायमेंशंस में। तो उन्होंने क्रायोजेनिक इंजन वो कराया हाल ही में। तो आपको बताना है वो कौन सी मतलब स्पेस का स्टार्टअप है, ठीक है। तो उस स्टार्टअप का नाम है आपका स्काई रूट एरोस्पेस, ठीक है। इंडिया प्राइवेट स्पेस कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस सक्सेसफुली हेल्ड फायर टेस्टिंग ऑफ 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन धवन टू। और इस 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का नाम आपसे पूछ सकते हैं, तो या फिर पूछ सकते हैं धवन टू क्या है। तो धवन टू आपका 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन है जो कि डेवलप किया स्काई रूट एरोस्पेस ने, ठीक है।
और ये इंजन वॉज एक्टिव इन एक्टिव मोड, ये और 200 सेकेंड तक एक्टिव रहा ये इंजन, ठीक है। और इट्स टेस्टिंग हैज़ बिकम डन इन नागपुर, कहाँ पे हुई है टेस्टिंग? नागपुर में हुई है, इंडिजिनियसली विद। किस लिए हुई है? तो विक्रम टू जो रॉकेट है उसके लिए इसे डेवलप किया जा रहा है, ठीक है। धवन टू इज अ 3.5 किलो न्यूटन इंजन नेम्ड आफ्टर द इंडियन रॉकेट साइंटिस्ट डॉक्टर सतीश धवन। तो आपको पता है कि इंडियन साइंटिस्ट है डॉक्टर सतीश धवन, ठीक है, उन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया है धवन टू, ठीक है। और ये जो डेवलप हो रहा है ये विक्रम टू रॉकेट के लिए डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो अच्छी चीज़ है। स्काई रूट एरोस्पेस इज अ प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी जिसे 2018 में ही बनाई है अभी, तो नई ही कंपनी है ना स्पेस में। आप देख सकते हैं इन्होंने फिर ऐसे पोस्ट भी किया था, सक्सेसफुली लॉन्ग ड्यूरेशन टेस्ट फायरिंग ऑफ द हाईली ट्रस्टेड क्रायोजेनिक इंजन धवन टू। तो इंजन का ज़रूर नाम रखेंगे धवन टू, बनाया किसने? स्काई रूट एरोस्पेस ने, ठीक है। ये आप देख सकते हैं स्काई रूट का कुछ ऐसा लोगो। और ये देखिए गाइस ये वो इंजन है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं 200 सेकंड तक एक्टिव रहा था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है गाइस, आपको बताना है कौन सी वुमेन वेट लिफ्टर है जिसे बैन कर दिया गया है 4 साल के लिए क्योंकि वो डोप टेस्ट में फेल हो गए थे। तो उनका नाम है संजीता चानू, ठीक है। संजीत 2 टाइम कॉमनवेल्थ गेम गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं ये मैम, ठीक है। और वेट लिफ्टर है संजीता चानू, ठीक है, जिन्हें 4 साल के लिए बैन कर दिया है डोप टेस्ट में। लास्ट ईयर इनका जो टेस्ट था ना वो पॉजिटिव आ गया था फॉर कौन सा टेस्ट? मेटाबोलाइट ऑफ एनाबॉलिक स्टीरॉयड, ठीक है। उसका नाम था ड्रोस्टेन लोन, ठीक है, ये उसका नाम है ड्रोस्टेन लोन, ठीक है। तो ये उस मतलब स्टीरॉयड का नाम है, ठीक है। तो वो इनकी बॉडी में आ गया होगा। तो ये जो सब्सटेंस है ना ये बैन लिस्ट में इंक्लूडेड है वर्ल्ड एंटी डोपिंग की। तो ये सब्सटेंस आ गया था तो इन्हें अभी हाल ही में बैन कर दिया गया है 4 साल के लिए, ठीक है। इंडियन वेटलिफ्ट फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट है शाहदेव यादव, इन्होंने कंफर्म करी थी ये न्यूज़ एंड बैन वाज इम्पोज बाय दी, किसने ये बैन लगाया? ये लगाया नाडा ने, ठीक है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि संजीता चानू को हाल ही में पूछ सकते हैं जो कौन सी वेट लिफ्टर को हाल ही में बैन करा है, तो वो है संजीता चानू, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब आगे, ये आप देख सकते हैं। सो आई होप गाइस आपको ये लेक्चर बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, ठीक है। मिलते हैं कल सुबह 6 बजे अपने करंट अफेयर सेशन में, तब तक टेक केयर।